हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल चैप्टर इन वन शॉट ऑफ द चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर ये है काफ़ी बड़ा, तो इसको एटलीस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस हाफ में हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स की। सबसे पहले टॉपिक में हम समझेंगे लाइट के फिनोमिना, जहाँ पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बेसिक्स को समझेंगे। फिर इसके बाद चलेंगे सेकंड टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की तरफ। इस टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ी गहराई में जाएंगे, जहां पे हम इन दोनों फिनोमिनास के लॉस के बारे में समझेंगे। फिर चलेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ, मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स एंड कनकेव मिरर्स। ये है वो पहला टॉपिक जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना के एप्लीकेशन, यानी कि वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है हमारी रियल लाइफ में, उसके बारे में बात करता है, जो कि होता है मिरर्स के एरिया में। और इसमें हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है कि अलग अलग तरह के मिरर्स में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी डिले के बात शुरू करेंगे पहले टॉपिक लाइट्स फिनोमिना के साथ। गाड़ियों में आता है रियर व्यू मिरर, जो पीछे की पूरी रोड को एक छोटे से 4x6 इंच के मिरर पे फोकस कर देता है। या फिर ये डेंटिस्ट मिरर, जो पेशेंट के छोटे छोटे दांतों को बड़ा करके क्लियरली दिखाने का काम करता है। या फिर हमारी आंखों में प्रेजेंट कन्वेक्स लेंस, जो हमारे आसपास प्रेजेंट इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर इमेज बनाने का काम करते हैं। ये सारे ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लाइट अपना कोई ना कोई खेल खेल रही है। इन सभी एरियाज के पीछे की साइंस क्या है, ये सारी बातें करेंगे लाइट चैप्टर की इस एपिसोडिक सीरीज के अंदर। लाइट से रिलेटेड जितनी भी साइंस है उसके अंदर बहुत सारे फिनोमिनास एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी के लिए इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 फिनोमिनास पे फोकस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बात को शुरू करते हैं एक सवाल से, हाउ एग्जैक्टली डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट। आप भी जानते हैं 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देंगे। दूसरी चीज है आईज, अगर आपकी आंखें ही नहीं होंगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, इवन दो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऑब्जेक्ट पे लाइट सोर्स से लाइट पड़ रही है और वो जब हमारी आईज में आती है तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। स्टेटमेंट में बोलें तो लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। लाइट रेज एक सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी और वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी। बट रिफ्लेक्शन में क्या सिर्फ यही होता है? कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके लिए एक दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कलर के अलावा किसी दूसरे कलर में भी दिखाई दे सकता है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को व्हाइट लाइट के अलावा किसी भी दूसरी लाइट में देखते हैं, जैसे कि रेड लाइट या फिर ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट, तो वो अपने ओरिजिनल कलर में ना दिखाई देके किसी दूसरे कलर में दिखाई देता है। यही कारण भी है कि हमारी लाइफ में जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी व्हाइट कलर की होती हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट वो लाइट है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कलर में दिखाई देता है। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट पे जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये इंस्टेड रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर की लाइट। यही कारण भी है कि हमें ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अगर कहीं ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का होता तो ये रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता, या फिर ये ब्लू कलर का होता तो ये ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता। इस पूरी बात के पीछे की अगर साइंस समझनी है तो वो इस बात में छुपी है कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स। जैसे कि रेनबो के अंदर जो 7 रंग आते हैं, जब उनको हम मिला देते हैं तब व्हाइट लाइट बनती है। या फिर एक दूसरा केस भी है जिसमें हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगर मिला देंगे सेम रेशियो में तो भी व्हाइट लाइट बनेगी। तो यहाँ पे जब ग्रीन ऑब्जेक्ट ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं व्हाइट लाइट के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि वो ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। सूरज से भी जितनी रोशनी निकलती है वो भी सारी व्हाइट लाइट ही है। अगर वो लाइट किसी और कलर की होती, जैसे कि रेड, ग्रीन या ब्लू, तो हमें ऑब्जेक्ट्स अपने नेचुरल कलर में दिखाई नहीं देते। अब रिफ्लेक्शन की साइंस पे बेसिक बात अगर एंड करें तो एक सवाल पे कर देते हैं कि रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या है। आप जान भी चुके होंगे, रिफ्लेक्शन का पर्पस है कि वो हमें ऑब्जेक्ट्स को व्यू करना अलाउ करता है। किसी भी चीज़ को जब हम देख पाते हैं तो वो इसलिए ही देख पाते हैं क्योंकि उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आंखों में पड़ रही है। फिर एक दूसरा इंटरेस्टिंग एरिया है रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन का, जो कि है इन द एरिया ऑफ मिरर्स। अलग अलग तरह के मिरर्स, जैसे कि प्लेन मिरर्स, कनकेव मिरर्स, कन्वेक्स मिरर्स, ये सभी इस्तेमाल हो रहे होते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है अलग अलग तरह से। इसकी बात प्रॉपर्ली होगी आने वाले एपिसोड्स में। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब बात को चैप्टर में होते दूसरे फिनोमिना की तरफ लेके चलते हैं। ये फिनोमिना पिछले फिनोमिना से एक लेवल पे डिफरेंट है।
पिछले फिनोमिना यानी कि रिफ्लेक्शन में लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। जो एग्जाम्पल हमने देखे थे उसमें हमने देखा कि लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी, फिर सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ गई, यानी कि हवा में ही ट्रेवल कर रही थी पूरे टाइम। जबकि इस सेकंड फिनोमिना में लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल नहीं करती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। होता ये पॉसिबल तब है जब लाइट एक ओपेक मीडियम पे नहीं बल्कि वो टकराती है एक ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, जैसे कि एक लिक्विड मीडियम पानी या फिर इवन एक सॉलिड मीडियम ग्लास। ऐसे सारे ही मीडियम्स पे टकराने पे लाइट उस मीडियम के अंदर ही एंटर कर जाती है और इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इस बात का अगर हम एक रियल एग्जाम्पल लें तो हम इस पेंसिल को पानी के अंदर देखेंगे। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि क्या होगा जब हम पेंसिल को पानी के अंदर देखेंगे? करके ही देखते हैं। पेंसिल को पानी के अंदर डालने पे वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये पेंसिल तो टेढ़ी हो गई, लेकिन क्या ये पेंसिल एक्चुअली टेढ़ी हुई है? वापस देखते हैं, नहीं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो समझते हैं। सेटअप था कुछ ऐसा, यहाँ सबसे पहले पेंसिल के ऊपर लाइट सोर्स से लाइट पड़ी होगी, उसके बाद वो लाइट पानी के अंदर गई होगी, फिर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब वो लाइट बाहर आती है हमारी आंखों में, लेट से एट दिस पॉइंट एक्स 2 रेज यहाँ से जाती हैं पानी के सरफेस तक, और सरफेस से निकलने के बाद वो अपना नॉर्मल रास्ता नहीं लेती हैं, वो बेंड करती है अपने रास्ते से थोड़ा दूर। और अब जब ये दोनों रेज ऑब्जर्वर की आंखों में जाती हैं तो ये दोनों रेज हमें एक्स पॉइंट से आती हुई दिखाई नहीं देती हैं, ये हमें दिखाई देती हैं कमिंग फ्रॉम द पॉइंट वाई, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पेंसिल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन वहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इसी तरह से पेंसिल के हर पॉइंट पे लाइट पड़ती है और वो किसी दूसरे एरिया से आती हुई दिखाई देती है, और यही कारण है कि पेंसिल जहाँ पे है पानी में वहाँ पे एक्चुअली हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो हमें कहीं और ही दिखाई दे रही है। क्या मज़ेदार बात है। अब ये पूरी बात हम समझ गए हैं। इस पॉइंट पे हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं। जब कभी भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना के कुछ और एग्जाम्पल्स देखें अपनी रियल लाइफ में तो किसी और ऑब्जेक्ट को, नींबू को अगर पानी में डाल के देखें तो देखते हैं क्या होता है। वो दिखाई देता है कुछ ऐसा। इस बार नींबू अपने साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले एग्जाम्पल से कॉमन बात यहाँ पे देख लो कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन के इस पूरे प्रोसेस में अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि इस पूरे प्रोसेस में हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी क्या बातें थीं जो दोनों एग्जाम्पल्स जो हमने देखे उसमें हुई, तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि रिफ्रैक्शन जब भी हुआ, चाहे वो पेंसिल के केस में था या फिर वो लेमन के केस में था, उन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट्स जैसे थे ओरिजिनली वैसे दिखाई नहीं देते हैं, वो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। फैक्टर्स जैसे कि उनका साइज, उनकी लोकेशन वो चेंज हो जाती है। फिर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन भी है जो इस सवाल से आता है कि जब रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या उसकी स्पीड भी चेंज होगी? लॉजिकली अगर आप सोचें तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, स्पीड चेंज बिल्कुल होगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पार्टिकल्स पास होंगे, इसलिए लाइट वहाँ पे स्लोअर ट्रेवल करेगी। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी वहाँ के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी। अब रिफ्रैक्शन पे एक आखिरी और ज़रूरी सवाल आप पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का पर्पस क्या है। जिन एग्जाम्पल्स को हमने अभी तक देखा वो देखने में तो इंटरेस्टिंग थे, लेकिन उनमें कोई ऐसा पर्पस नहीं दिखाई दिया। तो बात ये ठीक है, रिफ्रैक्शन का एक्चुअली जो पर्पस सर्व होता है वो लेंसेज के एरिया में सर्व होता है। लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्लास का बना होता है जिससे लाइट जब पास होती है तो रिफ्रैक्ट करती है। और लेंस चाहे आर्टिफिशियल हो जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस, या फिर नेचुरल हो जैसे कि हमारी आंखों के अंदर आता लेंस, ये दोनों ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन का अपना एक प्रॉपर पर्पस है। जैसे कि आई लेंस की मदद से हम चीज़ों को प्रॉपर्ली देख पाते हैं। लाइट रेज हमारी आंखों में प्रेजेंट लेंस से रिफ्रैक्ट होके अगर एक सर्टेन पॉइंट पे ना पड़े तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देगी। इसके साथ एक अच्छी और पूरी बात हो जाती है हमारे सेकंड फिनोमिना रिफ्रैक्शन के ऊपर। इसके साथ हो गया है हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। वेल डन टू यू। ब्रेक लेना है तो इस पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे सेकंड टॉपिक की तरफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक ओपेक मीडियम प्लेन मिरर्स पे जब एक रे ऑफ लाइट टकराती है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन के कौन से लॉज हैं जो फॉलो होते हैं, और यही रे ऑफ लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास स्लैब पे टकराती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमेना के कौन से लॉज हैं जो फॉलो होते हैं। इन्हीं दोनों एरियाज की बात करेंगे इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। बात शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से। सबसे पहले सेटअप कर लेते हैं। सेटअप है ये, अरे सॉरी, लाइट तो ऑन कर लें, अब बढ़िया है। इस पूरे सेटअप को बनाते एपरेटस को देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले प्लेन मिरर, इसकी ज़रूरत क्यों है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है।
फिर दूसरा आता है ये लाइट सोर्स, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। इस केस में हम एक मोबाइल यूज कर रहे हैं। ये दोनों आइटम्स काफी लगते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस वक्त मिरर पे सारी की सारी लाइट पड़ रही है, तो हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम यहाँ पे लेंगे एक कोम्ब और उसकी सारी की सारी विंडोज में से सिर्फ एक खांचा खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इसको किया है कोम्ब के बाकी विंडोज को पेपर से कवर करके। तो अब अगर हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करें तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चल रहा है। लाइट की रे मिरर पे ऑलरेडी इंसिडेंट हो रही है और क्योंकि मिरर को रिफ्लेक्शन करने में कुछ भी समय नहीं लगता तो इसलिए रिजल्ट हमारे सामने ऑलरेडी है, एक रिफ्लेक्टेड रे। नेमिंग भी सीख लो साथ साथ। जो रे मिरर पे पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसको कह दिया इंसिडेंट रे, और बिल्कुल ऐसे ही जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको कह दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो नेमिंग ईजी है। अब यहाँ पे बात को एक स्टेप आगे ले जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि हमने जो रे इंसिडेंट करी थी मिरर पे वो किसी एक सर्टेन एंगल पे थी। तो एंगल वो चीज़ है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। इसको ईजिली करने के लिए एक छोटा सा स्टेप करते हैं। जिस पॉइंट पे मिरर पे रे पड़ी थी उस पॉइंट को कह दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन। लाइन इमेजिनरी है, ये बात शो हो रही है इसके डॉटेड होने से। अब हम एंगल मेजर कर सकते हैं। इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कह देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और शॉर्ट में इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ उसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, शॉर्ट आर से। इन दोनों एंगल्स को जब हम मेजर करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये दोनों एंगल सेम आते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मीनिंग ये हुआ कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। यहाँ पे रीडिंग्स थोड़ी सी और लेते हैं। जिस एंगल पे रे गिर रही है उसको अगर घटाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर डिक्रीज करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इसको जैसे जैसे हम लगातार डिक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से अब इसका ऑपोजिट करके देखते हैं। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगातार बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो अगेन आप सोच सकते हैं क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगातार इंक्रीज करता है। यानी कि नई रीडिंग अगेन पिछली वाली रीडिंग से मैच कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। थोड़ी सी मस्ती भी करके देखते हैं यहाँ पे। अगर हम कोम्ब की कई सारी विंडोज को एक एक करके ओपन करें तो लाइट कैसी दिखाई देगी। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। काफ़ी बढ़िया लग रहा है पैटर्न। और इस पूरे पैटर्न में भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो विंडोज़ बाद में ओपन हुई थी वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा बड़ा था, तो उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है धीरे 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 धीरे। तो अगेन यहाँ पे भी रीडिंग्स पहले से मैच कर रही हैं। तो हमारा पहला लॉ क्या हो जाता है वो आप जान चुके होंगे इस पॉइंट तक। जब कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I इज इक्वल टू R। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब निकालते हैं रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ। सेटअप इस बार भी बिल्कुल पिछली एक्टिविटी की तरह ही स्टार्ट होता है। लाइट रे मिरर पे एक एंगल पे इंसिडेंट है, फर्क सिर्फ एक है, इस बार हम पूरे सेटअप के नीचे एक वाइट शीट ऑफ पेपर रखते हैं। एक्टिविटी में आगे बढ़ने से पहले एक वर्ड सीखेंगे, प्लेन। हमारे आसपास का जितना भी एरिया है वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कह देते हैं 3D। और ये 3 डायमेंशंस होती हैं x, y एंड z। सिंपली बोले तो x यहाँ पे होती है लंबाई में यानी कि लेंथ, y यहाँ पे होती है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई में, और z यहाँ पे होती है ऊंचाई में यानी कि हाइट। तो जब आप एक क्यूब को देखते हैं तो वहाँ पे तीनों डायमेंशंस आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारे आसपास की स्पेस भी एग्जिस्ट करती है। अब इस पूरी की पूरी स्पेस में अगर हम सिर्फ किसी एक लेयर को लेते हैं, जैसे कि x डायरेक्शन के अक्रॉस अगर एक लेयर लेते हैं, या फिर y के अक्रॉस एक लेयर लेते हैं, या फिर z के अक्रॉस कोई भी एक लेयर लेते हैं, तो ऐसी हर एक लेयर को कहा जाता है प्लेन। और प्लेन यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं एक 2 डायमेंशनल फिगर है, 3D स्पेस के अंदर एक 2D फिगर। अब वापस एक्टिविटी पे आते हैं। अब हम एग्जैक्टली क्या देखना चाह रहे हैं इस एक्टिविटी में वो समझते हैं। हम देखना ये चाह रहे हैं कि क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों ही एक प्लेन में लाई करती हैं या नहीं, और इसको हम चेक कर पाएं इसके लिए हम किसी एक रे का, या इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, इनमें से किसी एक रे का प्लेन हटा के देखेंगे। यानी कि जिस प्लेन में हमें दिख रहा है कि वो बन रही है उसको अगर हटाएंगे तो क्या होता है ये चेक करेंगे। इंसिडेंट रे को हम यहाँ पे अपने प्लेन में रखते हुए हम यहाँ पे हटाने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन। ये काम कैसे हो सकता है, इस करंट सेटअप में नॉर्मल के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के अलोंग हम पेपर में कट लगाएंगे नीचे की तरफ से। अब इस कट के लेफ्ट साइड में जो पेपर आ रहा है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बन रही है इस वक्त,
उस हिस्से को हम नीचे करके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करके देखना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का जो प्लेन है उसको हम हटा के देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं। रिजल्ट्स हैं ये। इन दोनों ही इमेजेस को अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हम क्या देख सकते हैं। देख हम ये सकते हैं कि जिस हिस्से में पेपर नीचे हो गया है यहाँ पे, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई दे रही है। वो प्रेजेंट अब भी वहीं पे है लेकिन सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है। पेपर को वापस ऊपर लाएंगे तो ये पहले वाला केस ही दिखाई देने लगता है। यानी कि इस पूरी बात को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं निचोड़ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब कभी भी किसी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है तो ये तीनों ही लाइन एक ही प्लेन में लाई करती हैं। यही होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लास्ट सवाल आप पूछ सकते हैं कि इन दोनों लॉज का पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस इनका ये है कि जो अलग अलग तरह के मिरर्स आते हैं जैसे कि प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर्स, इन सब में ही इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, उसका प्रॉपर स्टडी कर पाना इन्हीं रिफ्लेक्शन के लॉज के बेसिस पे होता है। इनके बिना वो स्टडी नहीं हो सकती और उनके अलग अलग एप्लीकेशंस को भी हम क्लोजली नहीं समझ सकते। इस बारे में डिटेल में बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 में। ये हो जाती है बात पूरी रिफ्लेक्शन के लॉज के ऊपर। इस सेशन में हम निकालने की कोशिश करेंगे रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लॉज। रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में अभी तक हम ये जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना नॉर्मल रास्ता नहीं लेती है बल्कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब इसी बात पे और प्रॉपर जानकारी हासिल करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कर लेते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है एक प्लेन सरफेस पे, तो इस विंडो की स्क्रीन को ही अपना सरफेस मान लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसको रख लेंगे इस प्लेन सरफेस के ऊपर। यहाँ पे ग्लास स्लैब ही क्यों लिया है, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम में होता है और ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। फिर तीसरी और आखिरी चीज़ हमें चाहिए एक लाइट सोर्स। इसके थ्रू हम लाइट की एक रे को इंसिडेंट कराएंगे ग्लास स्लैब के ऊपर। सेटअप अब रेडी है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हुए लाइट की रे को इस स्लैब पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो कुछ इस तरह से पास होती है। ये एक्शन यहाँ पे हो तो 1 सेकंड में गया, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है उसको समझते हैं। ग्लास स्लैब हमारा था ये, इस पे लाइट की रे इंसिडेंट हुई तो नाम इसका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। फिर ग्लास स्लैब के इस पॉइंट P पे जब ये टकराई तो इसके बाद इसने अपना नॉर्मल रास्ता, ये वाला रास्ता नहीं लिया, इंस्टेड वो हो जाती है बेंड और रास्ता लेती है ये। और इस रे को हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्ट हुई है तो रिफ्रैक्टेड रे। अब चीज़ों को बेहतर समझने के लिए बिल्कुल रिफ्लेक्शन के लॉज में जैसे हमने किया था वैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है ये I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है ये R1। ये तो बात हो गई पॉइंट P पे होते रिफ्रैक्शन की, जब रे एयर से ग्लास में आ रही थी। अब आगे जब ये रे जाती है और ग्लास से वापस एयर में आती है तो अगेन रिफ्रैक्शन होता है पॉइंट Q पे, और अब अगेन ये अपना नॉर्मल रास्ता नहीं लेती है जो कि था ये। अब ये फिर से बेंड हो जाती है और ये लेती है ये वाला रास्ता, और इस बार क्योंकि ये रे ग्लास से निकली है, एमर्ज हुई है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एमर्जेंट रे। अब इस Q पॉइंट पे भी हम बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा ये वाला I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा ये वाला R2। हमारी सारी मार्किंग्स अब हो गई हैं और अब हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए रेडी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? 2 बड़े ही क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं। पहला ऑब्जर्वेशन है ये, जब रे एयर से ग्लास में गई तो उसका जो अपना यूजुअल रास्ता था वहां से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यानी कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जबकि दूसरी तरफ जब वही रे ग्लास से एयर में गई तो इस बार जो उसका बेंड था वो उसके यूजुअल रास्ते से नॉर्मल से दूर की तरफ था, यानी कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दोनों ही बेंडिंग्स के पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है चेंज इन डेंसिटी, जिसकी बात यहाँ पे इन 2 फ्रेजेस में रखी गई है, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। इनको समझते हैं। ऑप्टिकली डेंसर जो शब्द है यहाँ पे वो एक वर्ड से आता है जो कि है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये एक दूसरे तरह की डेंसिटी होती है। नॉर्मल डेंसिटी हम जानते हैं होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी एक सब्सटेंस का मास दिखाती है उसके यूनिट वॉल्यूम में। जैसे कि वाटर की मास डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि अगर एक क्यूब लेंगे 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का, जिसमें पानी भरेंगे तो उसमें 1000 किलो पानी आएगा। ये वाटर की मास डेंसिटी है, जो यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स की क्लोजनेस, यानी कि वो कितने पास पास हैं, वो दिखाती है। वहीं पे दूसरी तरफ ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसका मास डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती है।
ये इंस्टेड निकाली जाती है एक डिवाइस के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और रिप्रेजेंट ये करती है कि किसी भी मीडियम में लाइट कितना ज़्यादा बैंड करती है। जैसे कि किसी मीडियम की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा बैंड करेगी नॉर्मल की तरफ, और वहीं पे जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वहाँ पे लाइट नॉर्मल की तरफ कम बैंड करेगी। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मास डेंसिटी की नहीं। ये हो गया ऑब्जर्वेशन उन दोनों पॉइंट्स पे जब जब मीडियम में चेंज आया था, पहले एयर से ग्लास में और फिर ग्लास से एयर में। अब दूसरे ऑब्जर्वेशन पे चलें तो वो पूरी एक्टिविटी से रिलेटेड बात करता है कि अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो जिस डायरेक्शन में रे जाती, जो कि होता ये वाला, उसको अगर हम कंपेयर करें रे के अभी वाले डायरेक्शन से तो हम देख सकते हैं कि एक साइडवेज शिफ्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि रे अपने यूजुअल डायरेक्शन से साइडवेज शिफ्ट हो गई है। इसी को हम कह देते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है तो इस पॉइंट पे लाइक बटन दबा दो। अब बात को हम एक इंटरेस्टिंग लेवल पे लेके चलते हैं। अगर हम पिछली एक्टिविटी के पहले होते रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को पिक करें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे रे गई थी एयर से ग्लास में। सिर्फ इसी पार्ट में एक वेरिएशन करते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दे दिया है I2 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R2। अब इन्हीं दोनों मीडियम्स में यानी कि एयर से ग्लास में जाने में अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें, जहाँ पे हम एक बार ले लें एंगल ऑफ इंसिडेंस कम, जिसको हमने कह दिया I1, और वहीं पे एक बार हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लें I2 से ज़्यादा, जिसको हम नाम दे दें I3, तो हम इन दोनों न्यू केसेस में क्या रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो पहले से अलग होंगे, यानी कि R2 आएगा जो R1 से डिफरेंट होगा और इसी तरह से R3 आएगा जो R2 से डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे ऑल्दो सारे के सारे एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात एग्जिस्ट करती है यहाँ पे जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देती है, जो एक साइंटिस्ट थे, नाम जिनका था स्नेल, उन्होंने ऑब्जर्व करी थी। उन्होंने क्या ढूंढा उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच में एक टर्म होती है ये, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल का साइन निकाला जाता है, वैल्यू जिसकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी वैल्यू को जब स्नेल ने निकाला I1 के लिए तो उन्होंने लिया परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज उनका हो गया ये वाली साइड। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने निकाला साइन R1। अब इसके बाद उन्होंने निकाला इन दोनों टर्म्स का रेशियो, आंसर उनका आया 1.5। इसके बाद उन्होंने ये सेम काम I2 R2 वाले केस के लिए किया, वहाँ पे भी वैल्यू सेम आई 1.5। अब ये इंटरेस्टिंग था, इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने तीसरी वैल्यू के लिए भी इस काम को करके देखा, I3 R3 के लिए। यहाँ पे भी वैल्यू सेम ही आई 1.5। तीनों केसेस में आंसर्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सपेरिमेंट में एक लास्ट चेक और उन्होंने किया। उन्होंने यही पूरे का पूरा काम करा एक डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया के लिए। उन्होंने इसी काम को एयर से वाटर के लिए भी किया और उन तीन केस में भी वो तीनों वैल्यूज एक दूसरे से सेम आई, लेकिन वो ग्लास के केस से डिफरेंट थी। वैल्यू वो थी 1.33। अब इस पॉइंट पे हम रिजल्ट्स लिख सकते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया और मीडियम्स द रेशियो ऑफ साइन I टू साइन R इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। वैल्यू सिर्फ ये एक नाम की नहीं है, इसका रेलेवेंस है प्रॉपर। ये किसी भी मीडियम के लिए ये बता सकती है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि ग्लास के केस में रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है अगर वाटर से कंपेयर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं वैल्यू ये काफ़ी यूज़फुल है, इसीलिए इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और इसका सिंबल होता है ये, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है म्यू। स्टेटमेंट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी है एंड एट द सेम टाइम इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। प्लस ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। अब एक बेहद ज़रूरी सवाल कि इस पूरी की पूरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इसका एक बड़ा एप्लीकेशन होता है आईवेयर इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे अलग अलग तरह के ग्लासेस आते हैं। उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है और इस बात के बेसिस पे कि जो पेशेंट की आई है उसका फोकसिंग पावर कितना ऑफ है, उसी के हिसाब से प्रॉपर ग्लास चूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एक मेन रोल प्ले करती है। इस पे एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग डिटेल और सुनो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये भी है, म्यू इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, जहाँ पे V1 है लाइट की वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम जहाँ से वो आ रही है एंड V2 इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकेंड मीडियम जहाँ पे वो जा रही है। इस फॉर्मूला की मज़ेदार बात यह है कि इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर या फिर किसी और मीडियम में कितनी होगी। जैसे कि ग्लास का म्यू कितना था 1.5, तो अगर हम इस फॉर्मूला में डिटेल्स पुट करें जहाँ पे लाइट की स्पीड एयर में कितनी होती है वो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। फिक्स्ड वैल्यू है, ये हमेशा रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के बाद ग्लास में लाइट की स्पीड आती है 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड।
यानी कि लाइट की स्पीड में 33% का ड्रॉप आ जाता है जब वो ग्लास के अंदर मूव करती है। एक वैल्यू आप भी निकाल के देखिए। वाटर की अगर बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। तो आप निकाल के देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होती है और आंसर कमेंट्स में बताइए। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस काफ़ी इंटरेस्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। पहले वाले से छोटा है ये और एक्टिविटी ये काफ़ी सिमिलर है उस एक्टिविटी से जो हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के टाइम पे करी थी, जिसमें आप ध्यान करो कि हमने ये वाली एक्टिविटी करी थी और हमने ये प्रूव करने की कोशिश करी थी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इसको हमने किया था बाय मेकिंग अ कट एट दिस पॉइंट और फिर इस कट के जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है जब उस पेपर को नीचे किया था तो रिफ्लेक्टेड रे वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे हमें पता चला था कि वो भी उसी प्लेन में लाई करती है जिसमें इंसिडेंट रे लाई करती है। अब बिल्कुल यही सेम एक्टिविटी हम यहाँ पे भी करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास दो हैं, या तो अपर हाफ वाले पार्ट में करें क्योंकि वहाँ पे भी इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे है, या फिर लोअर हाफ वाले पार्ट में करें। तो अपर हाफ में ये एक्टिविटी नहीं हो सकती है, ये आप खुद सोचिए कि क्यों नहीं हो सकती है। हम इसे फिलहाल करते हैं लोअर हाफ वाले पार्ट में और यहाँ पे इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल सेम ही एक्टिविटी। रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा ये आप सोच सकते हैं। जो यहाँ पे इमर्जेंट रे है वो एक्चुअली यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे का रोल प्ले कर रही है, और जब हम लोअर हाफ में इस वाले पोर्शन में पेपर को नीचे करेंगे तो हमें यहाँ पे इमर्जेंट रे या फिर हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे हमें दिखाई नहीं देगी, जिससे हम ये कह सकते हैं अब कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही हो जाता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप ये भी ध्यान रख लो कि सेकेंड लॉ में, इस वाले लॉ में इतनी कुछ खास बात नहीं होती है, मेन बात होती है फर्स्ट लॉ के अंदर। तो उसको अच्छे से स्टडी करिए, उसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, उनको आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से क्योंकि फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगेन वेल डन टू यू। ऑल्सो आप जानते हैं ब्रेक लेना है तो दिस इज द पॉइंट, क्योंकि मैं चलूंगा अब तीसरे टॉपिक की तरफ, मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स। अभी तक हम लाइट के चैप्टर में काफ़ी सारी बातें कवर कर चुके हैं। लाइट के दोनों फिनोमिनास की एक बेसिक नॉलेज, फिर उन दोनों फिनोमिनास के अपने अपने जो लॉज हैं उसके बारे में डिटेलिंग्स। अब समय आ गया है इन दोनों फिनोमिनास के एप्लीकेशन एरिया में एंट्री करने का, यानी कि जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। बात हम शुरू करेंगे उस एरिया से जहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना अप्लाई हो रहा होता है, और एरिया ये है मिरर्स। ये हमारी लाइफ में अलग अलग एरियाज में आते हैं, चाहे वो हमारे घर का मिरर हो या फिर वो हमारे व्हीकल्स का मिरर हो, या फिर और भी लाइफ के अलग अलग एरियाज जैसे कि पार्किंग में प्रेजेंट मिरर या फिर डेंटिस्ट मिरर। ये सब ही वो अलग अलग तरह के मिरर्स हैं जो हमारी लाइफ में अलग अलग मोमेंट्स पे छोटे छोटे पार्ट्स प्ले करते हैं। अब इन्हीं मिरर्स के ऊपर थोड़ी सी अगर बात करें तो पहला सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली होता क्या है एक मिरर। देखा हम सब ने है, पर एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो मिरर बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है जो दो हिस्सों से बनता है। उसमें एक तो होता है मेन मटेरियल ग्लास, जिसका अपना एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एक स्पेसिफिक तरह की सैंड है, बालू है, जिसको कहा जाता है सिलिका सैंड। उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, उसको एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फिर उसको एक पतली शीट के फॉर्म में रखने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, तब जाके कहीं मिलता है हमें ग्लास। अब ये जो ग्लास है इस पे एक सिंपल सा स्टेप किया जाता है जिससे हम मिरर ऑब्टेन कर सकते हैं। इसकी किसी भी एक साइड पे करी जाती है सिल्वर कलर की पॉलिश, और अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसी को हम कह सकते हैं मिरर। देखा जाए तो काफ़ी नीट सा सिंपल सा प्रोसेस है इसका, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। अब इस बेसिक सवाल के बाद कि एक मिरर को डिफाइन कैसे करें, एक अगला छोटा सा सवाल आता है कि किसी भी मिरर का नेचर या फिर उसका बिहेवियर क्या है। कोई भी मिरर अगर हम लेंगे तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये आप भी बता सकते हैं इस पॉइंट पे कि कोई भी मिरर जो है उसकी जो एक साइड है नॉन पॉलिश्ड साइड, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि लाइट उससे टकराएगी तो वापस जिस मीडियम में आई थी उसी में चली जाएगी। ये वो काम है जो सारे के सारे मिरर्स करेंगे, चाहे कोई सा भी मिरर हो। मिरर को कैसे समझाएं और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों सिंपल सवालों के जवाब जान लेने के बाद अब अगला सवाल क्या आता है। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और वो ये कहता है कि क्या मिरर्स में भी अलग अलग टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो वो टाइप्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। इन पे हल्की फुल्की बात पहले भी हुई है, लेकिन अब प्रॉपर बात करते हैं। तो मिरर्स जितने भी हैं वो प्राइमरीली दो कैटेगरीज में बढ़ते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। कैटेगरीज ये दोनों बनती हैं बेस्ड ऑन कि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरह का है।
अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है यानी कि सपाट है तो जो हमें मिरर मिलता है वो है प्लेन मिरर। वहीं पे दूसरी तरफ अब ये वाला नया है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है यानी कि उसमें एक घुमाव है तो जो हमें मिरर्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। यहाँ पे एक तरफ प्लेन मिरर की बात करें तो इनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, डेली लेवल पे इस्तेमाल होते हैं। ये लुकिंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है इनको, क्योंकि इसमें हम अपने आप को देखते हैं। इमेज का साइज जो इसमें बनता है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम इसमें देखते हैं वो उसी साइज में दिखाई देता है जिस साइज का वो है, जो कि ज़रूरी भी है अगर हम अपने आप को देखना चाह रहे हैं। अब ये तो नहीं चाहेंगे ना हम कि हमारा चेहरा पतला दिखाई दे या फिर मोटा दिखाई दे। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाए स्फेरिकल मिरर्स पे, तो ये इंटरेस्टिंग एरिया है। कुछ इस तरह का एक हॉलो स्फेयर इमेजिन करो, ग्लास का बना हुआ, इसी से बनते हैं ये वाले मिरर्स। और होते ये हैं दो तरह के, कनकेव मिरर्स या फिर कन्वेक्स मिरर्स। दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है, बनते ये हैं बेस्ड ऑन की रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ टर्न्ड है, किस तरफ मुड़ा हुआ है। अगर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ टर्न्ड है, टर्न्ड इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ कांच है और बाहर की तरफ पॉलिश करी गई है, तो जो हमें मिरर मिलेगा वो होगा कनकेव मिरर। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो वाला है जो टर्न्ड आउटवर्ड्स है, यानी कि बाहर की तरफ है कांच और अंदर की सरफेस वाले तरफ करी गई है पॉलिश, तो जो हमें मिरर मिलता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। क्या मज़ेदार बात है, एक छोटा सा डिफरेंस और एक डिफरेंट तरीके का मिरर। बाहर पॉलिश करी तो कनकेव मिरर, अंदर पॉलिश करी तो कन्वेक्स मिरर। सिर्फ इस एक छोटे डिफरेंस से कि इन मिरर्स में पॉलिश कहाँ करी जाती है उससे ही इनका नेचर बदल जाता है। कनकेव मिरर में जब हम इमेज देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो मोस्टली उसमें ऑब्जेक्ट हमें बड़े साइज का दिखाई देता है, यानी कि इमेज का जो साइज होगा इसमें वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। अगर आप सोचें ध्यान से तो कई से ऐसे एरियाज हैं हमारी लाइफ में जहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूजफुल है। जैसे कि डेंटिस्ट को अगर अपने पेशेंट के दांतों को देखना है क्लोजली तो वहाँ पे चीज़ों को बड़ा करके देखना ज़रूरी है, या फिर अगर हम शेविंग कर रहे हैं तो भी वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूजफुल है। इसके बाद दूसरी तरफ आ जाए कन्वेक्स मिरर पे, तो उसका नेचर डिफरेंट हो जाता है। उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टर्न्ड आउटवर्ड्स है उसके कारण जो इमेज बनती है उसमें उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा होता है, यानी कि एक बहुत ही बड़े एरिया को छोटे से एरिया में करके दिखाने की क्षमता रखता है ये मिरर। किसी भी तरह के 2 व्हीलर या 4 व्हीलर व्हीकल में ये एक परमानेंट पार्ट है, कहते जिसको है रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे के एरिया को दिखा देने वाला मिरर। रियर मतलब बैक साइड, पूरी की पूरी रोड को एक छोटे से एरिया में समा देता है और आप देख सकते हैं कि पीछे से कौन कहाँ से आ रहा है, कितना ट्रैफिक है। कितनी कमाल की बात है, अगेन यूजफुल। ये हो जाता है इस सवाल का जवाब कंप्लीट कि मिरर्स किस किस टाइप्स के होते हैं और उनके अलग अलग पर्पसेस क्या होते हैं। इसी के साथ हमने मिरर्स के ऊपर एक बेसिक, एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव बात कर ली है। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब समय आता है एक नए एरिया में आने का, इमेज फॉर्मेशन। एक ऐसा एरिया जिसके बारे में अब हम चैप्टर में काफ़ी सारी बातें करेंगे। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये बेसिकली इस बारे में बात करता है कि कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को किस तरह से एग्जैक्टली फॉर्म करता है, उसका एक्सप्लेनेशन एक प्रॉपर डायग्राम के फॉर्म में देता है ये। तो हम अब बात शुरू करते हैं इसके बारे में विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर्स। इसका सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे ये सीखा था, जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी। पहला था लाइट सोर्स जहाँ से लाइट आती है, दूसरा था ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं, और तीसरा था ऑब्जर्वर्स आई जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अब यहाँ पे इन 3 चीज़ों के अलावा 4th आइटम आ जाएगा प्लेन मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाता है हमारा सेटअप। अब इमेज फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करें इससे पहले हमें इसके बारे में 3 बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। अब इस सेटअप में एग्जैक्टली क्या क्या होगा, रेस का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये हम जानते भी हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स से पड़ेगी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी ऐसी रेस होंगी जो रिफ्लेक्ट करके जाएंगी मिरर के ऊपर। फिर मिरर पे पड़ने के बाद वो जाएंगी ऑब्जर्वर्स आई के अंदर। क्योंकि एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो कि ऑब्जर्वर कहाँ पे देख रहा है, ऑब्जर्वर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है मिरर को। एक बात तो ये हो जाती है इंपॉर्टेंट रेस के पाथ के बारे में। अब इसके बाद दूसरी बात ये समझो कि हम सारी रेज यहाँ पे नहीं बना सकते। किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को स्मॉलेस्ट लेवल पे करना ज़रूरी है, तभी हम चीज़ों को क्लियरली समझते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होती है तो उसमें से हम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स की ही इमेज बनाएं तो हमें पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल सकती है। जैसे कि इस केस में अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट्स जो कि हैं ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स ए और बी, इन 2 पॉइंट्स की इमेज हम बना लें तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी।
क्योंकि जहाँ पे भी वो इमेज के दोनों पॉइंट्स आएंगे उन्हें जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पूरी इमेज मिल जाएगी। हमने अब ये जब जान लिया है कि ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाते वक्त उस पर लोकेटेड कौन से पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, इसके बाद एक आखिरी बात और जान लो, फिर हम रेज बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये तीसरी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी किसी एक पॉइंट की इमेज आपको बनानी है तो उस पॉइंट से आपको 2 रेज निकालनी होंगी। दोनों रेज का डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, पर निकलनी वो दोनों एक ही पॉइंट से चाहिए। अब जब हम मिरर पे कोई भी 2 रेज इंसिडेंट करते हैं, लेट्स से AC और AD, तो अब अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे C और D पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, तो ध्यान दो कि दोनों रेज के एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट हैं। AC का एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है जबकि AD का एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनकी अगर हम रिफ्लेक्टेड रे बनाएं इन दोनों रेज की, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। अब अगर हम इन रेस को आगे ले जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये आगे चल के कहीं पे भी मीट नहीं होंगी, ये दूर ही दूर होती रहेंगी। तो सवाल अब ये आता है कि अगर ये रेस मीट नहीं करेंगी तो A पॉइंट की इमेज बनेगी कहाँ? ऐसे केसेस में जहाँ पे हम रेस को आगे नहीं ले जा सकते, वहाँ पे हम रेस को पीछे ले जाके देखते हैं कि वो किस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही हैं। आ नहीं रही हैं लेकिन वहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस केस में पॉइंट हो गया A', यही हो जाती है A पॉइंट की इमेज। अब जब हम इमेज बनाने के बेसिक्स समझ चुके हैं तो हम आगे का रास्ता तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे हमने A के लिए किया वैसे ही हम B के लिए इमेज बनाएंगे। अब तो B से कोई भी 2 रेज अगर हम इंसिडेंट करें मिरर के ऊपर तो वो गिरेंगी कुछ ऐसे, और फिर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल बनाएंगे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे, और उनकी इमेज हम फिर से कैसे बनाएंगे, ये देख के कि वो रेज कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। वेयर डू द रेज अपियर टू कम फ्रॉम, और वो आती भी लगेंगी फ्रॉम द पॉइंट B'। तो इस तरह से B पॉइंट की इमेज क्या बन गई, B'। इन दोनों एंड पॉइंट्स की इमेज बना लेने के बाद A' और B', अब हम पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं बाय सिंपली जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ये हो जाता है हमारा इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा। चाहे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, उन सब की ही इमेजेस बिल्कुल ऐसे ही बनती हैं प्लेन मिरर्स के अंदर। इमेज को ड्रॉ कैसे करना है ये तो हमने सीख लिया। अब एक हिस्सा और आता है इमेज फॉर्मेशन के अंदर, जिसमें हम करते हैं इमेज के ऊपर ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस ये बेसिकली इमेज से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हैं। जैसे कि पहली डिटेल है इमेज का साइज हम इमेज का ऑब्जर्व करते हैं इसमें विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो उसके साइज के जितना ही है या फिर उससे छोटा हो गया या फिर उससे बड़ा हो गया। इस केस में अगर आप देखो तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही है। फिर इसके बाद दूसरी डिटेल आती है इमेज से रिलेटेड पोजीशन की, यानी कि इमेज कहाँ पे बनती है उससे रिलेटेड डिटेल। तो यहाँ पे पहले तो एक बात ये जान लो कि इमेज मिरर के सामने भी बन सकती है और पीछे भी बन सकती है। इस केस में वो कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। फिर पोजीशन से रिलेटेड एक बात और ये हो सकती है कि वो कितनी दूरी पे है, जैसे कि यहाँ पे इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है मिरर के पीछे, चाहे वो ऑब्जेक्ट पे लोकेटेड A पॉइंट की बात हो रही हो या फिर B पॉइंट की, या फिर ऑब्जेक्ट पे लोकेटेड किसी भी और पॉइंट की। पोजीशन की दूसरी डिटेल के बाद तीसरी और आखिरी इमेज से रिलेटेड डिटेल होती है नेचर के नाम से। इसको ध्यान से सुनना, इसमें 2 बातें होती हैं। पहली बात में हम ये देखते हैं कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, यानी कि असली है या फिर नकली है। इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझाना हो तो 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कनकेव मिरर के केस में यहाँ पे इमेज है रियल। अगर तो किसी पॉइंट की इमेज फॉर्म होते वक्त, जैसे कि यहाँ पे B पॉइंट के लिए जब इमेज फॉर्म होती है B' पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं एक पॉइंट पे B' पे, तो हम कहते हैं कि रियल इमेज बनी है। एक्चुअली मीट करेंगी तो रियल है। और वहीं पे दूसरी तरफ प्लेन मिरर के इस एग्जाम्पल में रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं। अगर हम उन्हें आगे ले जाएंगे तो वो आगे दूर ही होती जाएंगी, यानी कि वो अपीयर कर रही हैं कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस केस में हम कहते हैं कि इमेज का नेचर है वर्चुअल। फिर नेचर में एक दूसरा हिस्सा होता है जो ये बताता है कि इमेज सीधी बनी है या फिर उल्टी बनी है या फिर कुछ और। तो इस केस में अगर आप ध्यान दें तो इमेज यहाँ पे इन्वर्ट हुई है, यानी कि पलट गई है, बट साइडवेज पलटी है वो। तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, साइडवेज पलट जाना। इसको एक प्रॉपर टर्म से भी बुलाया जाता है, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। जब किसी ऑब्जेक्ट की राइट साइड उसकी इमेज में लेफ्ट साइड में दिखाई दे, एंड वाइस वर्सा, ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज में राइट साइड में दिखाई दे। आप भी जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो शीशे में जो इंसान है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसका वो लेफ्ट हैंड है। ये तो सिंपल है, आप खुद भी करके देख सकते हैं।
इसका एक दूसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जब एम्बुलेंस अगर आपने देखी हो, उसमें एम्बुलेंस वर्ड उल्टा लिखा होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है। उसके पीछे भी एक कारण है, वो इसलिए होता है ताकि कोई भी जो आगे जाने वाली गाड़ी है, जब वो अपने रियर व्यू मिरर में उस एम्बुलेंस को देखे तो वो वर्ड जब वहाँ पे लिटरली इन्वर्ट हो जाए तो वो सीधा दिखाई देने लगे। ये कंप्लीट हो जाते हैं हमारे इमेज से रिलेटेड सारे ऑब्जर्वेशंस। ये तीनों ही ऑब्जर्वेशंस आगे चल के भी आएंगे बार बार, तो अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो फिर से इसको देख लो एक बार। इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक बेसिक लेवल पे प्लेन मिरर्स में कर लेने के बाद अब हम इसी प्रोसेस को करेंगे एक लेवल ऊपर, और अब इमेज फॉर्मेशन होगा स्फेरिकल मिरर्स में, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स में। इस प्रोसेस में हम एंट्री करें इससे पहले कुछ डिटेल्स जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हमेशा शुरू में ये वाला डायग्राम इस्तेमाल होता है। इसमें आती टर्म्स को सीख लो। एग्जाम्पल के तौर पे कनकेव मिरर लें तो हम ये जानते हैं कि ये मिरर एक पूरे स्फेयर का छोटा सा पार्ट होता है। इसी स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं पहले लेटर से, सी से। इसके बाद दूसरी मार्किंग आ जाती है उस पॉइंट की जो हमारे मिरर का सेंटर है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। नाम इसको दिया गया है पोल, और शॉर्ट में लेटर पी। इसके बाद तीसरी लेबलिंग आ जाती है इस लाइन की जो पी और सी पॉइंट को ज्वाइन करके बनती है। नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। पर्पस इसका ये होता है कि यही वो लाइन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। चौथी और आखिरी इंटरेस्टिंग लेबलिंग है, ये आती है इस पॉइंट की। नाम है फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, और शॉर्ट में एफ। पॉइंट ये है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स पी एंड सी। इसके पर्पस की बात करेंगे अगले सेक्शन में। ये हो जाती है इस डायग्राम से रिलेटेड सारी वोकेबलरी। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे पाथ्स जो रेज लेती हैं स्फेरिकल मिरर्स के केस में। इनकी मदद से इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। और शुरू करेंगे बात इस डायग्राम से जो हमने पिछले पार्ट में अभी अभी सीखा है। तो अब जो हम अलग अलग रास्ते देखेंगे रेस के, उसमें से हम तीन में से कोई भी दो रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पाथ होता है जब रे जारी होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन है उससे पैरेलल जारी होती है। अब जब ये रे टकराएगी मिरर पे तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सर्कल के केस में अगर आप जानते हो तो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास होती है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल होगी ये वाली लाइन। और अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो हमने पहले सीखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्टेड रे ये हमेशा पास होती है थ्रू द फोकस, यानी कि जब भी कनकेव मिरर में इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास करेगी। दूसरा केस अब पहले वाले केस से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करती हुई जा रही है तो मिरर को टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी? गैस भी कर सकते हैं आप, वो रे जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पूरी तरह से पिछले केस का ऑपोजिट हो गया ये वाला। तीसरा केस तो सबसे आसान है, इसमें इंसिडेंट रे जाती है सी पॉइंट से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी बता सकते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। ये हो जाती है बात रे के अलग अलग रास्तों की। अब हम इमेज फॉर्मेशन करने के लिए रेडी हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, और बात पहले करेंगे कनकेव मिरर्स की। शुरू में सबसे पहले ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, और ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन है बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ड्राइंग यहाँ पे सिंपल हो इसके लिए कैंडल की जगह एरो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट ए बी में पहले बनाएंगे बी पॉइंट की इमेज। तो अभी जो हमने रे पाथ्स देखे थे उसमें से पहले दो इस्तेमाल करेंगे। एक रे ले जाओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। और दूसरी रे पास कर दो फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अब जिस पॉइंट पे दोनों रेस मीट करती हैं यही है बी पॉइंट की इमेज, नाम रख दो बी डैश। और इसके बाद अगर आप पूछें कि ऑब्जेक्ट पे जो पॉइंट ए है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बी डैश पॉइंट से ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता है वही है ए डैश। पॉइंट्स ए डैश और बी डैश को ज्वाइन कर लें तो पूरी इमेज बन जाती है। अब इमेज तो हमने बना ली, अब देखते हैं इमेज की डिटेल्स। सबसे पहले पोजीशन देखें इमेज की, तो वो है एफ और सी के बीच में। ऐसा हमेशा होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट सी से पीछे होता है तो इमेज हमेशा एफ और सी के बीच में ही बनती है। इसके बाद दूसरी डिटेल इमेज के साइज को देखें, तो इमेज का साइज अगर ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो वो छोटा है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डिमिनिश्ड।
फिर आखिरी डिटेल नेचर की बात करें तो हम जैसा कि पिछले एपिसोड में सीख चुके हैं, क्योंकि बी पॉइंट की इमेज फॉर्म होते वक्त एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं एक पॉइंट पे, तो इमेज हो जाती है रियल। और दूसरी तरफ सीधे और उल्टे की बात करें तो इमेज यहाँ पे उल्टी बनी है, तो इसको हम कह देते हैं इन्वर्टेड। ये हो जाता है ऑब्जेक्ट की इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे मूव करते हुए पॉइंट सी पे ले जाएं तो इमेज कैसी फॉर्म होगी? बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। अब पहला रे का रास्ता हो जाएगा ये वाला और दूसरा रे का रास्ता हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगी बी पॉइंट की इमेज। और फिर ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज हो जाएगी ये। इमेज की डिटेल्स देखें तो पोजीशन क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। फिर साइज की बात करें तो इमेज का साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही है। और फिर नेचर देखें तो इस बार भी बिल्कुल पिछली बार की तरह इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट सी पे था। अब एक केस और देखेंगे यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट होता है एफ और सी पॉइंट के बीच में। बिल्कुल पिछली बार वाले ही रे पाथ्स इस्तेमाल होंगे इस बार भी और इमेज बन जाएगी ये। अब इस बार अगर हम इमेज की डिटेल्स देखें तो पोजीशन है बिहाइंड सी और साइज इस बार इमेज का हो गया है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा और नेचर बिल्कुल पहले के जैसे ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अगर आप इन पिछले तीनों केसेस को कंपेयर करें, इन तीन केसेस में हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है वैसे वैसे उसकी इमेज का साइज धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। ऑल्सो इन तीनों केसेस का अपना कोई ऐसा रियल एप्लीकेशन नहीं है, पर इसके बाद अब जो दो आने वाले केसेस हैं उन दोनों का ही अपना अपना एक एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। पहला केस यहाँ पे है जब ऑब्जेक्ट होता है वेरी वेरी फार या फिर एट इन्फिनिटी, यानी कि मिरर से बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट। आप अगर सोच के देखें तो इस पर्टिकुलर केस को कॉपी पे शो करा ही नहीं जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर होता है मिरर से। तो इसको अगर यहाँ पे समझना हो कि क्या हो रहा है तो ऑब्जेक्ट को हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं। और यहाँ पे ये छोटी सी डिटेल ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट के जो दो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों ही पॉइंट से एक एक रे निकालो जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। यानी कि इसमें इमेज बनती है एट द फोकस। और इमेज का साइज यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज्ड है। तो अगर इस इमेज के नेचर की बात करें तो रियल तो है ये, लेकिन इन्वर्टेड तो इसको हम क्या ही बोलेंगे क्योंकि पॉइंट है तो ना सीधा होगा ना उल्टा होगा। इस केस के अगर हम एप्लीकेशन को देखें और यहाँ पे हम कनकेव मिरर को टिल्ट कर दें सन की तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा हो गया सन विच इज प्लेस्ड वेरी वेरी फार और एट इन्फिनिटी। तो इस केस में आप सोच सकते हैं कि सन की जितनी भी रेज आएंगी वो पैरेलल फॉल करेंगी इस कनकेव मिरर पे, और अब वो सारी की सारी रेज उनकी एनर्जी फोकस हो जाएगी पॉइंट एफ पे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एफ पॉइंट पे कोई एक कुकिंग यूटेंसिल रख लें तो उसमें हम कुकिंग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसका एक ज़्यादा बेहतर यूज़ ये है कि अगर हम इस सारी एनर्जी को किसी जगह डायरेक्ट कर सके और एक एरिया में हम बहुत सारे कनकेव मिरर्स इस तरह से लगाएं और सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को कैप्चर कर सके, तो इसका एक बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। फिर इस केस के बाद इससे एक बिल्कुल ऑपोजिट केस है जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है एट फोकस। तो इस केस में क्या होगा? अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो रेज हम कैसी डायरेक्ट करेंगे? दो रेज यहाँ पे फोकस से निकाल सकते हो जो हिट करेंगी मिरर को, और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, और उसका साइज क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। पिछले वाले केस का बिल्कुल ऑपोजिट है ये। अब इस केस का एप्लीकेशन देखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम फोकस पे रख दें एक बल्ब, तो उससे निकलती हुई जितनी भी लाइट मिरर पे पड़ेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी? वो जाएगी एक पैरेलल बीम में। अब आपकी डेली लाइफ में आपने कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देख रखे हैं जिसमें ये वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है, जैसे कि टॉर्च में ये वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है, या फिर गाड़ियों की जितनी भी हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर ये वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है, या फिर जो सर्च लाइट होती है जो मिलिट्री लेवल पे इस्तेमाल होती है उसमें भी यही वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है। करा इसको सिंपली ऐसे जाता है कि इस पूरे सेटअप को रख दिया जाता है ग्लास एनक्लोजर में। तो लाइट जब टकरा के निकलती है तो ग्लास के थ्रू वहाँ पे बेसिकली वो सारी लाइट बाहर चली जाती है। वो ग्लास वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, अंदर का जितना भी मिरर और बल्ब का सेटअप है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद लास्ट केस पे चले तो अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे खिसक के आ जाता है एफ और पी के बीच में। पहली रे यहाँ पे चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे अब हम फोकस पे पास नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकस से आगे है। तो इस रे को हम इंसिडेंट करेंगे नॉर्मली ऑन द मिरर, यानी कि एट 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पास कर जाएगी सी पॉइंट से।
इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को अगर हम आगे ले जाएं तो ये दोनों एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, यानी कि अब हमें इनको पीछे ले जाके देखना होगा कि ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। वेयर डू दीज अपीयर टू कम फ्रॉम। ये बी डैश पॉइंट ही है हमारी इमेज। ये अभी तक के सारे केसेस में पहला ऐसा केस है जिसमें इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, और साइज यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं इज एनलार्ज्ड, बड़ी हो गई है इमेज। फिर नेचर की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली मीट नहीं करती हैं तो इसलिए इमेज है वर्चुअल, और इमेज ये उल्टी नहीं है बल्कि सीधी खड़ी है, तो इसके लिए वर्ड होता है इरेक्ट। एप्लीकेशन अगर हम देखें इस केस का तो हमारी लाइफ में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो। अभी तक के एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये इस्तेमाल होता है डेंटिस्ट मिरर के केस में या फिर शेविंग और ब्यूटिफिकेशन मिरर के केस में। इसी के साथ कनकेव मिरर्स के सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस हो जाते हैं कंप्लीट। इसी के साथ हमारा हो जाता है चैप्टर नंबर 9 लाइट का फर्स्ट हाफ कंप्लीट। इस पॉइंट तक पहुंचे हैं तो वेरी वेल डन टू यू। नेक्स्ट सेशन में बात को ले जाएंगे इसी वीडियो के सेकंड हाफ की तरफ। अभी के लिए अलविदा।